तीनों सुपरलेटिव डिग्री लिखे। हम क्यों लिखे बता रहे कि अगर मोस्ट, अगर ऑलमोस्ट का सेंस देता है, पूरा पूरा का सेंस देता है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन अगर मोस्ट वेरी का प्रयोग, मतलब वेरी का मीनिंग दे रहा है, तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। बिफोर लगा हो, अनटिल लगा हो, अनलेस लगा हो, इफ लगा हो, तो इस सेंटेंस से शुरू हो तो उस वाक्य में हम कभी भी शैल और विल का प्रयोग नहीं आएगा। चलिए अभी हम पढ़ेंगे कॉमन एरर। और ये जो कॉमन एरर है, ये जो है 2023 का है। सबका सब किसका है? 2023 का। ये 2023 का कॉमन एरर, ठीक है। मतलब जितना भी प्री में हो, 2024 के एग्जाम में बहुत काम देगा, क्योंकि अधिकतर एसएससी क्या करता है कि 95% प्रीवियस ईयर को घुमा देता है। बस केवल लैंग्वेज चेंज होगा, रूल वही होगा, ठीक है। तो आप क्या करें कि इसको 10 मिनट तक आप देखें। अगर लगे कि हाँ ये वीडियो सही है, इससे सीख मिल रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि नहीं ये थोड़ा सा इससे अच्छा कहीं और मिलेगा, तो आप क्या करें कि वीडियो को स्किप कर दें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा हो। और स्किप करने से पहले घुसा तो जाइएगा 10 मिनट दे करके, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, है ना। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका समय खराब होगा ना, खरीद तो सकते नहीं। अब लाइक करने तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अच्छा लगेगा तब तो करेंगे, नहीं लगेगा तो डिसलाइक ही कीजिएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। हम पूरा ग्रामर बताने की कोशिश करेंगे, हम ये बताने का कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, और सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर देंगे कि जो ऑप्शन सही, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है वो देखेंगे, और सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर देंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत नहीं है। तो सवाल ये होना चाहिए कि आखिर गलत क्यों नहीं है, कुछ तो कारण होगा गलत नहीं होने का, ये सीखेंगे, मजा आएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा, बढ़ते हैं आगे। पहला है बबल, और ये जो बबल है वो किसी का नाम है। जो बबल है वो किसी का नाम है, और नाम जो है इसका मतलब ये है कि हमारा ये हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक। ब्लू ही ले लेते हैं। और सब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा है? तो सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो हमको वर्ब भी कैसा चाहिए? तो वर्ब भी हमको चाहिए सिंगुलर, ठीक। क्यों? क्योंकि बबल एक लड़का का नाम है, और बबल एक लड़का है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तो इसका मतलब वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब सिंगुलर होने के लिए क्या होता है, जैसे याद रखते हैं इसको, बचपन में हम क्या पढ़ते थे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर डॉग पढ़ते थे। जब ऐसा पढ़ते थे तो इसका मतलब क्या है? तो अब ऐसा याद रखते हैं कि साला एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। नहीं तो ये तो उल्टा हो गया, एस फॉर हम लोग दूसरा चीज पढ़े हैं, है ना। तो एस फॉर आप सिंगुलर कैसे बोल रहे हो? कोई बात नहीं, तो उल्टा पढ़ लेते हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि एस फॉर सिंगुलर कब? जिसके जिसके अंत पे एस लगा होगा वो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, छाटने में आज के बाद तकलीफ नहीं होगा। जिसे मान लेते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब इज लिखा हुआ है, तो इसके अंत में इज है, तो ये हमारा सिंगुलर है। फ़ॉन्ट देखो तो ज़्यादा छोटा नहीं ना रहा है, ठीक। अगर हम देखें वाज, तो इसके बाद क्या है? एस है अंत में, तो इसका मतलब ये हमारा सिंगुलर है। इसके बाद हैज़, इस अंत में क्या है? एस है, तो ये हमारा सिंगुलर है। सवाल आपका होना चाहिए केवल लिंकिंग वर्ब में एस होगा तब सिंगुलर होगा, या सब में? सब में, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो। जैसे मेन वर्ब कम तो होता है, तो इसका अगर अभी तक हम खाली कब लिखे हैं तो ये प्लूरल है, लेकिन जब तक इसमें एस लगेगा तब ये सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो हमारा नाउन है, बबल नाउन ही तो है। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि क्या है कि भाई जैसे रन है, रन्स, ये हमारा सिंगुलर है। मतलब कहने का मतलब हम ये बता रहे हैं कि ये जो नाउन है, इसमें जब हम एस लगाते हैं, नाउन में जब एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल। क्यों? पेन है तो पेन्स करेंगे ना इसको, माइक है तो मैक्स ही तो करेंगे, और कोई भी चीज, बोर्ड है तो बोर्ड्स करेंगे। कुछ कुछ वर्ड का होता है कि बदलता भी नहीं है, डियर का डियर ही रह जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ होता है वो हम पढ़ाएंगे। अगला पीडीएफ बनाना, करेक्ट स्पेलिंग या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजिंग वर्ड का, ठीक है। ये हो गया। तो इसका मतलब नाउन में जब ऐसे लगा रहे हैं तो प्लूरल बन रहा है, पेन्स, कॉपीज, बुक्स, ये सब बन रहा है। लेकिन हम बोले कि अगर वर्ब में हम जब ऐसे लगा रहे थे तो क्या लग रहा था? वो सिंगुलर। क्या बन रहा था? सिंगुलर बन रहा था। नाउन में ऐसे लगाने के बाद वो प्लूरल बन रहा है, वर्ब में ऐसे लगाने के बाद वो सिंगुलर बन रहा है। साला खेल समझ में नहीं आ रहा कि जब इसमें ऐसे लग रहा है तो ये सिंगुलर, इसमें ऐसे लग रहा है तो ये प्लूरल। खेला उल्टा चल रहा है
कि नाउन में एस लगाने के बाद प्लूरल और वर्ब में एस लगाने के बाद सिंगुलर। यानी हम ये कह सकते हैं कि नाउन जो है ना वो वर्ब उल्टा है, नाउन जो है वो वर्ब का उल्टा है, मतलब नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब। नाउन जो है एकदम वर्ब का क्या है, जस्ट अपोजिट है। मतलब कहने का मतलब ये समझ में आया कि नाउन इक्वल टू 1/वर्ब। हम ये जो है वो रूल कोई नहीं है, बस ये तरीका बताया है याद रखने का। अगर ना याद रहे तब जैसे एस फॉर सिंगुलर अगर भूल जाए, कम्स, रन्स जिसके अंत में ऐसे वो सिंगुलर होगा, तो ये तरीका अपना सकते हैं याद करने के लिए। कि रे बेटा दोनों उल्टा था रे, तो पेन में एस लगाते प्लूरल, इसका मतलब वर्ब में एस लगाएंगे सिंगुलर होगा। समझ आएंगे? तो इसका मतलब जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो बबल हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो इज जो है वो हमारा सिंगुलर है, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर ही तो होता है, तो इज हमारा सिंगुलर है। तो पहला वाले में कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला सही हो गया। पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, लिखना है तो आप नोट्स कर सकते हैं इसको। तो रिवर्ट कहा जाए, हो गया। आगे बढ़े, अब देखते हैं कि कौन गलती, ये तो गलत नहीं है उसके लिए देखें अब गलत है क्या। ओल्डेस्ट मेंबर, अब आ जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, आ हमारा क्या है, डिटर्मिनर है। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि एसएससी इससे भर भर के सवाल देता है, ठीक है। अब यहां अगर हम देखें तो आ जो है वो क्या है, अलग अलग लिख देते हैं इसको, एक ए एन, ये दो दोनों का कहानी है। दा भी, तो दा के बाद भी, दा भी डिटर्मिनर है, उसके बाद भी नाउन आता है ना। अब यहाँ दो चीज लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है ए और एक लिखा हुआ है एन, और एक होता है द, एन और एक होता है द, ठीक। ए जो हमारा होता है, इसको ये ए और एन ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, मतलब ए और एन के बाद जो आएगा वो हमारा सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा कहने का मतलब जिसे हम बोलते हैं आ पेन, आ पेन्स नहीं बोलते हैं क्योंकि अ सिंगुलर के साथ लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। एन ऑरेंज, एन ऑरेंजेस नहीं बोलते क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है, तो ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लग जाता है, ठीक। अब यहां अगर हम देखें तो ए कहां पर लगाते, अरे ए कहां पर लगाते हैं, जो क से लेकर के अगर आज्ञा तक का साउंड दे देता है उसमें हम आ लगाते हैं। लेकिन एन कहां लगाते हैं, तो जो अ से लेकर के अंग से लेकर के अंगा तक का आह तक का साउंड देता है उसमें एन लगाते हैं। द कहां लगाते हैं, तो कोई भी बहुत बड़े बड़े चीजों, द मून, द अर्थ, द सन, या फिर स्पेसिफिक चीजों में लगाते हैं, या सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाते हैं, या अपने नाम के पहले लगाते हैं। लगा के दिखाए, लग जाएगा, किसी के नाम के पहले लग जाएगा। हम बोलेंगे क्लास में जो एक अभिषेक नाम का लड़का, वो अभिषेक बच्चन जैसा दिखता है, या फिर आज का अभिषेक बच्चन रोहित है, तो उसमें हम द लगा देंगे, ठीक है। वो स्पेसिफिक खाली बना देना चाहिए कोई भी चीज को, ठीक है। तो द मान के चलते हैं, यहाँ सुपरलेटिव का प्रयोग है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है। तो ए का और आ से लगता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ दौड़े तो साउंड आना चाहिए, तो यहाँ ओल्डेस्ट का ओ आता है। अगर हम नहीं जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, तो ऐसे भी ये गलत मार के आते हैं, क्योंकि अंग से लेकर के आ तक आता है तो उसमें एन आना चाहिए, फिर ए क्यों है, ए तो नहीं होना चाहिए, और जब ए नहीं होना चाहिए तो ये गलत है, इसका मतलब तो इसके जगह कुछ करना होगा। सवाल है कि क्या एन करने पर ये सुधरेगा, अगर फिल इन द ब्लैंक्स होता तो नहीं सुधरेगा। क्यों नहीं सुधरेगा, क्योंकि ओल्डेस्ट जो है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। ओल्डेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, दा लगता है। तो इस आ को हमको क्या करना पड़ेगा, तो इस आ को हमको करना पड़ेगा यहां पर ही दा, क्या करना पड़ेगा, द ओल्डेस्ट मेंबर। हम बोले कि ए एन दा के बाद नाउन आना जरूरी है, तो यहां तो लिखा है मेंबर, और मेंबर क्या है, हमारा नाउन ही तो है, मेंबर नाउन है, तो इसका मतलब ये सही है। अब सही हुआ, द ओल्डेस्ट मेंबर। सवाल के सुपरलेटिव डिग्री लो, थोड़ा सा एग्जांपल देते, ये तो समझ में आ गया होगा। सुपरलेटिव डिग्री कुछ है नहीं। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जैसे बेस्ट, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले दा लगेगा। ओल्डेस्ट, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले दा लगेगा, ठीक, इसके पहले दा, इसके पहले दा। मोस्ट, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले दा लगेगा। इसी तरह से जितना रहेगा उसके पहले दा लगता है, जो भी सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन समझना थोड़ा ये बात है, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा छूट गया, कि मोस्ट जो है ना, ये हर समय इसके पहले दा नहीं लगेगा, याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट, 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 अच्छा ये मोस्ट हम तीनों तीनों सुपरलेटिव डिग्री लिखे, हम क्यों लिखे बता रहे कि अगर मोस्ट, अगर ऑलमोस्ट का सेंस देता है, पूरा पूरा का सेंस देता है,
तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन अगर मोस्ट वेरी का प्रयोग मतलब वेरी का मीनिंग दे रहा है तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग में आया है तब इसमें हम क्या करेंगे, द लगाएंगे। ठीक, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि हम साला इतने पढ़ के आते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है और मोस्ट के पहले खाली देखेंगे द है, अरे साला मोस्ट हो यार, दाद मार दे। और जब दाद धोंक देते हैं तो फिर वो हम अपने धोखा जाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि मोस्ट अगर ऑलमोस्ट यानी का सेंस दे रहा हो, है ना, ऑलमोस्ट का सेंस पूरा पूरा का सेंस दे रहा हो तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर मोस्ट वेरी का सेंस दे रहा हो, अच्छा का सेंस दे रहा हो, तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। तब हम जब क्वेश्चन देगा ना ऑलमोस्ट और जब उसका सेंस निकलेगा वेरी का, तो बोलेगे रे बेटा यह गलत तो कहा हल्को, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आता है। और मारेंगे मुंह का बना कहेंगे गलत है गलत, ऐसे करते आएंगे नहीं। और मोस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री का तब उसमें दा लगेगा। ठीक, तो उम्मीद करते ये तो समझ में आया होगा। अब ये तो समझ में आ गया कि दूसरा जो गलत था वो गलत हो गया, इसके बाद नाउन है, अब यहाँ गलत नहीं है तो दूसरा सही हुआ। सवाल आप ये बोले थे कि आगे गलत नहीं है, और नहीं है तो क्यों, कारण होना चाहिए। बढ़ते आगे, ये तो समझ में आ गया, लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ इन आवर ब्लैक आइस क्लब, कहां पर, इन, ठीक, कहां पर, मैं बता रहा है ना, मेरे ब्लैक आइस क्लब में, तो ठीक है, मैं ठीक है। आवर ब्लैक आइस क्लब, और ये जो ब्लैक आइस क्लब है ये हमारा क्या हो गया, पूरा ब्लैक आइस क्लब जगह का नाम है, मतलब नाउन है ना, है क्या, नाउन है। अच्छा, इसका मतलब जब इन तो सही है, इन आवर वाला तो सही है, इसमें तो कोई गलती है नहीं, दो वर्ड है। इन मतलब मैं, मेरे ब्लैक आइस क्लब में है तो सही है, कोई बात नहीं। यहाँ अगर कोई प्रीपोजिशन अबाउट ऑफ दिया रहता ना, इसको गलत कर दे। चल आगे, ब्लैक आइस क्लब है, सही है कि नहीं है, सही है, क्योंकि एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ आवर, और पॉजिटिव एडजेक्टिव पर नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए ब्लैक आइस क्लब जो है वो हमारा नाउन ही तो है। ये क्या है, क्लब नाउन ही तो है, क्लब। और जब क्लब नाउन है तो इसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है, और जब नाउन होता है तो नाउन लिखा गया है, इसका मतलब ये भी सही है। तो गलत कहा था पता चल गया। हम थोड़ा पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आवर जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर जो है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखो ये कलर दिख रहा है ना सबको, हर जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सवाल हिज, ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सवाल आप पॉजिटिव प्रोनाउन तो लिख करके बताइए। तो ठीक है, आवर्स जो हुआ वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ, योर्स जो हुआ वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ, हर जो हुआ हर्ष पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ, और हिज हुआ वो पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ। सवाल आपका होना चाहिए कि ठीक है सर, पहचान तो लेंगे, आवर है तो आवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन, योर है तो योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन, हर है तो हर्ष पॉजिटिव प्रोनाउन, हिज है तो हिज आ। सवाल तो यहीं फंस जाएगा सर कि हिज और हिज दोनों तो सेम दिख रहा है। और जब सेम दिख रहा है तो पहचानेंगे कैसे, और पहचानेंगे कैसे कि ये जो सवाल है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो सवाल सबसे अच्छा पहचानने को वह है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ये बात याद रखना है, तब पहचान लेंगे ना, तब पहचान लेंगे। नहीं समझ में, एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लेते लिखते हैं कि दिस, इसको अच्छा छोटा छोटा यहां से लिखते हैं ना, जगह मेरे पास है। दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। अब आप लोग बताइए कि ये जो योर है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो योर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन चाहिए, तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव और इसके बाद नाउन का प्रयोग है, मतलब ठीक है। अच्छा ठीक है, एक उसका भी एग्जांपल लेकर के दिखाइए, बोले उसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं। तो हम लिखते हैं दिस इज, सॉरी दिस इज नहीं, दिस पेन इज योर्स, ये कलम तुम्हारा है। अब योर्स जो है वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्या इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा, नहीं होगा, तो इसके बाद नाउन ही तो नहीं है। अगर हम योर्स पेन लिख देते ना तो फिर ये गलत हो जाता। ऐसा सवाल आया है, ठीक है। हम हल्का हल्का एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, क्योंकि हम ये लेकर के चल रहे हैं कि हम पढ़ा किसको रहे हैं, हम पढ़ा वैसे लोगों को रहे हैं जो हिंदी माध्यम से है और जिसको अंग्रेजी में बहुत डर लगता है ना। ऐसा हम बहुत ब्रिलियंट लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं, आते के साथ अंग्रेजी में बात करेगा, है हमको, हम गारंटी देते हैं कि मेरे साथ अगर कोई अंग्रेजी में बात करे तो हम नहीं पाएंगे। बहुत ऐसे मेरे दोस्त है, अंग्रेजी में लाया है कितना, बहुत ज़्यादा हाई फाई नंबर लाया है, कितना 190 तक लाया होगा मेंस में पहले, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलता, मेरे ही साथ है, कोर्टे में काम निकालते हम लोग, भोजपुरी या कोर्टे जो चले। तो ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी का ग्रामर अगर जानते हैं और अंग्रेजी का सारा कुछ जानते हैं तो इसका मतलब अंग्रेजी आएगा,
क्योंकि हम जब तक अंग्रेजी तभी बोलना चाहिए, जो बोलता है ना कि 2 महीने में अंग्रेजी सीखें, मेरा बाप को सिखा दो तब जानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमको सिखा दो। जब तक आपका कम्युनिकेशन कुछ बैठे लोगों में नहीं होगा डेली बातचीत, तब तक अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते, है ना। पश्चिम बंगाल में मात्र भी ज्वाइनिंग हुआ मेरा मात्र 2 या 3 महीना हुआ, लेकिन बंगाली लैंग्वेज क्या बोलते हैं उसको बंगाली लैंग्वेज बहुत हद तक सीख गए, कोई सिखाया नहीं है, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी एसएससी पूछता है कि आंसर क्या होगा, कभी नहीं पूछता कैसे होगा, या फिर ज्वाइनिंग का टाइम पूछता नहीं है कि इंग्लिश आता है तो नहीं बोल के देखो, है ना, बस एग्जाम पास कर रहे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। बड़े आगे मिटा देते इसको, एक बार बड़ा लेके, हाँ, हो गया। तब समझ में आ गया कि ये गलत नहीं है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव इसका बाद नाउन है। आगे बढ़े, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा हर क्वेश्चन बताने में, लेकिन डिटेल भी पूरा कर रहे होंगे। इस तरह से ही पढ़ेंगे तब ज़्यादा मजा आएगा। अब ये ऑप्शन हम बता दी कि बी जो था वहाँ सही है, ए की जगह द होगा, क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, द होता है, ठीक। बाकी जो डिटेल खंगालना था उसको, वो तो हम निकाल दिए, है ना, रद्दी रद्दी कर दिए क्वेश्चन का। ही फाइनली रिकॉल्ड दैट, वो फाइनली रिकॉल्ड दैट, वो याद किया कि थिप्स जो है वो हैव लिव फ्रॉम द फ्रंट डोर, वो कहाँ से छोड़ा था उसको, फ्रंट डोर से निकला था वो, ऐसा ही कुछ है। अब यहां पर अगर देखें तो ही फाइनली रिकॉल्ड दैट, ही हमारा क्या काम कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ही फाइनली रिकॉल्ड, रिकॉल्ड का मतलब होता है याद होना, याद आया, ठीक है। अभी तक हमको ही फाइनली में तो कोई गलत है नहीं, क्योंकि लिखा हुआ ही फाइनली रिकॉल्ड। अब रिकॉल्ड हमारा क्या हुआ, वर्ब, रिकॉल्ड हमारा वर्ब है, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है, हाँ ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही फाइनल तो यहाँ तक तो अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आया, एडवर्ब एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है, ठीक है। ही फाइनली रिकॉर्ड दैट, अब दैट हमारा क्या, ये दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा करता है, कंजंक्शन के जैसा काम करता है ये, ठीक। तो हम देख लिए, समझ में आ गया कि सेंटेंस अब पढ़ना जब स्टार्ट किए हैं तो हमको समझ में आ गया कि ये जो दैट है, दैट के पहले जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट है, ये जो प्रिंसिपल क्लाउज है किसमें, पास्ट में। और जब पास्ट में आगे देखते हैं, द है, द हम क्या बोले थे कि ए एन और द, ये तीनों का तीनों डिटर्मिनर है, इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो हमारा नाउन होता है। अगर दो वर्ड हो सर तब क्या बोलेंगे, तो पहला वाला हमारा होता है एडजेक्टिव और दूसरा वाला होता है नाउन। सवाल अगर 3 वर्ड हो तब सर क्या कहेंगे हम, तो कोई बात नहीं, पहला वाला को हम एडवर्ब कहेंगे, दूसरे वाले को एडजेक्टिव कहेंगे, तीसरा वाला को नाउन कहेंगे, बस ये घसकता चला जाएगा। सवाल सर हम तो पहचानने नहीं पाते हैं कि क्या है, कोई बात नहीं, नाउन तो पहचान सकते आप, है ना, जिसको एस या ईएस लगा करके प्लूरल बना सकते हो, हमारा नाउन ही तो होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव वो सारे चीज जो कैसा कैसे का जवाब दे देता है ना, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। या फिर ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव हुआ करता है, आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव हुआ करता है, एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव हुआ करता है। जैसे नहीं बोले कि राम एक गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, जवाब कैसा का कौन दे रहा है, अरे यार गरीब है यार, तो ये जो गरीब है ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। अरे यार वो तो अंधा है, ब्लाइंड जो वर्ड है वो क्या, बी एल आई एन डी है, तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। ये भी बात याद रखना कि एडजेक्टिव में अगर आर्टिकल द को लगा देंगे ना, तो वो पूरे समूह को डिनोट करेगा, द पुअर गरीब लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग, ये भी याद रखना क्योंकि आर्टिकल द लग जाने के बाद वो पूरा डिनोट करेगा। अब ये एडजेक्टिव तो समझ में आ गया, एडवर्ब क्या है, तो 90% एलवाई एंडिंग वर्ड अब याद रखेगा कि वो हमारा एडवर्ब होता है। सवाल 90% एडवर्ब क्यों होता है, 10% आप कहाँ छोड़ दिए, तो एक तरह से ऐसे याद रख सकते हैं। मान लेते हैं कि 90% हम बोले एलवाई एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब है, तो 10% कहाँ गया, कुछ तो होना चाहिए, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे नाउन में एलवाई लगने के बाद वो हमारा बन जाता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एलवाई लगने के बाद बन जाता है हमारा एडवर्ब। सवाल नहीं समझ में आएगा, कोई एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लिखे फ्रेंड, फ्रेंड हमारा क्या, ये जो फ्रेंड है वो हमारा नाउन है, इसमें एलवाई लगा देते हैं फ्रेंडली दोस्ताना रूप, तो ये हमारा बन जाता है, कहा आ जाएगा नाउन से आ गया तो एडजेक्टिव आ गया,
तो बताइए एडजेक्टिव में भी ly एंडिंग वर्ड आया है कि नहीं? तो इसीलिए 10% ये भी हो जाता है, 90% ये है, ठीक है। तो एडजेक्टिव जैसे पुअर लिखे थे तो पुअरली अगर कर दिए, अगर हम लिखे थे पुअर, अगर पुअरली कर दिए तो ये फिर बना हमारा एडवर्ब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब। नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है। तो समझ में आ गया 90% एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब क्यों होता है, ठीक। अब एडवर्ब, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव किया, एडजेक्टिव को एडवर्ब किया, तो एडवर्ब में एक बड़ा मस्त आदमी होता है, ठीक। एडवर्ब क्या मस्त आदमी है कि ये जो एडवर्ब है वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई, वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वर्ब है तो एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। सर आप एडजेक्टिव बनाओ, वर्ब का तो भी क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब वर्ब का भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ये इतना मस्त आदमी है कि ये अपना वाला भी क्वालिफाई करता है, मतलब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, मतलब वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अगर नहीं करता तो फिर वेरी वेरी गुड हम नहीं लिख पाते। आज वेरी वेरी गुड लिखते हैं ना, तो वो नहीं लिख पाते क्योंकि एडवर्ब ही एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। गुड हमारा क्या हुआ, कैसा, अच्छा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है तो ये क्या हुआ, एडवर्ब, और ये भी क्या है, एडवर्ब। तो बताइए एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, अब तो समझ में आ गया होगा। तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये दा का कहानी खाली इतना देर तक समझे हम। द थिप्स हैव लीव। अब यहां समझे कि जब साला हम जब पढ़ रहे थे तो दैट के पहले क्या था? दैट के पहले पास्ट टेंस था, तो फिर जब एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो फिर साला दैट के बाद फिर ये प्रेजेंट कैसे आ गया? इसको भी तो पास्ट होना चाहिए था। यहाँ तक तो द थिप्स तो सही है, आगे फिर यहाँ भी तो पास्ट होना चाहिए क्योंकि कोई भी सेंटेंस पास्ट तो पास्ट में होना चाहिए, और पास्ट है तो हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। क्या होता है? हैड। आप याद रखें एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आया करता है। सवाल एच में कौन कौन है? तो एच में एक हैव है, एच में हैज है, और एच में हैड है। ये तीनों के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आया करता है। अच्छा एक गेट भी लिख ले, इसके साथ भी वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, लेकिन तब जब ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ हैड है और हैड के साथ हम क्या बोले? वर्ब का तीसरा रूप आता है, तो लिव का हो जाएगा लेफ्ट। अब तो गलती समझ में आ गया कि इसका ये होगा, ठीक। आगे देख ले, फ्रॉम द फ्रंट डोर, कहां से भागा? आगे वाले दरवाजे से। आगे वाले द है, और द के बाद दो ही वर्ड है ना, तो पहला बोले थे क्या? नाउन होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा। फ्रॉम द फ्रंट डोर, आगे वाले डोर से। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा लगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैव लिव की जगह हैड लेफ्ट होगा। दैट के पहले प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, तो आगे भी पास्ट में होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, सब लिखा हुआ आएगा। हैज हैव हैड प्लस वर्ब 3 होता है, हाँ एक्स्ट्रा जानकारी आपको लिखना होगा, है? ये हम सब बोलते हैं क्लास लाइए, क्लास नहीं लाइए, चैप्टर वाइज इस तरह से जब पढ़ेंगे, ज़्यादा फोड़ेंगे, ठीक है। एक एक चीज को देख रहे हैं ना, एकदम नुक्स निकाल करके देख रहे, क्यों नहीं हुआ, मजा आ रहा है। ही सैंग ब्यूटीफुली, वो बहुत ही सुंदर गाया। ही सैंग ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छा गाया। अब यहाँ सैंग क्या है हमारा? ही सैंग, वो गाया, वर्ब। ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, चल कोई बात नहीं, सही है। ही सैंग, वो गाया, सेंटेंस किसमें? पास्ट में। सेंटेंस किसमें? पास्ट में। ब्यूटीफुली एडवर्ब, ठीक है, वर्ब है, एडवर्ब है, सही है। बट जो है वो हमेशा विरोधाभास सेंटेंस को जोड़ा करता है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है बताते हैं। अगर इधर प्लस का है तार तो इधर माइनस का सटा देना है, अगर इधर माइनस का तार है तो उधर प्लस का सटा करके हिलना, ऐसा करना है। इसका मतलब विरोधाभास की वो गाई तो बहुत अच्छा है, लेकिन जज जो है उसे अनइम्प्रेस थे। इसका मतलब सही है, बट सही है, बट क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, गाई अच्छा, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि जज वर अनइम्प्रेस। इम्प्रेस रहता तो ठीक है, गलत था तो एंड करते, लेकिन अनइम्प्रेस है तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है इधर वाला, लेकिन इधर वाला क्या दे रहा है? नेगेटिव। तो ठीक है, बट सही है, और जब बट सही है तो यहां तक क्या हुआ? सही हो गया, ठीक। अब उसके बाद द है, द के बाद क्या बोले? एक वर्ड रहेगा तो नाउन रहेगा, और नाउन है जजेस। चल ठीक है, प्लूरल हो गया, कोई बात नहीं। द जजेस वर अनइम्प्रेस एट द इन, लास्ट में। लास्ट में क्या हुआ कि संतुष्ट नहीं हुआ वो लोग, ठीक है। ही सैंग,
अब हम थोड़ा सा देखें, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये सही क्यों था, यहाँ समझ में आ गया, यहाँ तक ठीक है कि वर ये पास्ट में सेंटेंस है, यहाँ सैंग पास्ट में है तो जजेस वर, वर भी तो पास्ट है, वाज वर भी तो पास्ट है, चल यहाँ तक सही है। अब यहाँ देखें अनइम्प्रेस एट द एंड, एट द एंड सही है, कोई भी एंड होता है ना, एंड में द एंड लगता है, याद रखिएगा, है ना, एंड में हमेशा द लगता है तो द एंड हो गया, एट द एंड अंतिम क्षण में वो लोग संतुष्ट नहीं हुआ और वो अनइम्प्रेस लिखा हुआ है। सबसे अगर पहले देखें ही sang ब्यूटीफुली बट द जजेस वर अनइम्प्रेस, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वर के साथ ये वाज वर ये सब जितना वर्ड है इसको कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या तो उसके आगे नाउन होना चाहिए या तो उसके आगे प्रोनाउन होना चाहिए या तो फिर उसके आगे एडजेक्टिव होना चाहिए, तब ये जो है बी का फॉर्म वाज और वर ये आगे जाकर के कंप्लीट होगा। लेकिन आप ये भी याद रखें कि इसके साथ अगर वर्ब का तीसरा रूप लगा देते हैं तो वो सेंटेंस हमारा पैसिव में होता है। वाज और वर्ब के साथ अगर हम वर्ब का तीसरा रूप लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस किस में होता है, पैसिव में होता है। लेकिन अगर यहां देखें तो वर अनइम्प्रेस है और वर के बाद हमको या तो कोई नाउन चाहिए या तो कोई प्रोनाउन चाहिए या तो कोई एडजेक्टिव चाहिए, या तो कोई एडजेक्टिव चाहिए, तब वो पूरा होता है ना। जैसे या तभी वो पूरा होगा, कंप्लीमेंट करने के लिए अगर देंगे तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, और अगर हम ये अनइम्प्रेस हमारा है तो वर्ब है। आप याद रखें कि ज्यादातर वर्ब में अगर हम ईडी लगा देते हैं तो एडजेक्टिव का काम किया करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। तो अनइम्प्रेस को हम करेंगे अनइम्प्रेस्ड एट द एंड, अनइम्प्रेस्ड एट द एंड। सवाल फिर बी का जो जितना भी रूप होता है, और बी का कितना रूप है, एक इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, बीन है, और कौन सा है एक लास्ट कौन सा, बीइंग, ये सब है। इसके साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है तो वो तो हमारा सेंटेंस पैसिव में होता है। सवाल कि सर यहाँ वर है और वर के बाद बोल रहे हैं कि वर्ब का तीसरा लगाइए, तो तीसरा लगाएं तो वो तो सेंटेंस में होगा, जबकि काम तो वही कर रही है कि उस लड़के वो गाया अच्छा, लेकिन वो तो संतुष्ट नहीं, लेकिन जज तो संतुष्ट नहीं हुए, तो जज ही तो यहाँ तो सब्जेक्ट ही काम कर रहा है, किसी के द्वारा काम नहीं हो रहा है, तो काम नहीं हो रहा है तो हम वर्ब थ्री लगाते थे, तो पैसिव में हो जाता है। तो यहाँ वर्ब थ्री नहीं बल्कि हम किसके रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उसको एडजेक्टिव के रूप में हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब के रूप में नहीं कर रहे हैं। अगर वर्ब के रूप में करते तो इसका मतलब कोई और काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ वर अनइम्प्रेस्ड करेंगे एट द एंड, क्योंकि वर के बाद या वाज वर के बाद या तो नाउन या तो प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव होना चाहिए, इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी पूरा करने के लिए। ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट तो इसका आंसर अनइम्प्रेस की जगह अनइम्प्रेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि द जजेस जो है वो वर ने मतलब नाउन है और वर हेल्पिंग वर्ब हुआ, और उसके बाद क्या आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। हम बोले तो कि वर के बाद क्या है, वर्ब है, और उसके बाद तो नाउन आना चाहिए, वर्ब के बाद नाउन ही तो आएगा। वर्ब के बाद हेल्पिंग कोई भी वर्ब हो, चाहे लिंक के हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। वो गरीब था, अंग्रेजी क्या हुआ, वह गरीब था, ही वॉज पुअर, वह गरीब था तो क्या होगा, ही वॉज पुअर। अरे यार स्पेलिंग हुआ, ही वॉज पुअर। ठीक, अब ये वाज क्या है और ये पुअर क्या है, पुअर क्या था अभी बताए तो एडजेक्टिव, ये क्या हेल्पिंग वर्ब भी तो है वही तो है, ही वाज पुअर आया तो एडजेक्टिव, अब इसको तो वर्ब नहीं कह सकते ना, तो बनाना पड़ेगा। ठीक, तो नोट में लिख दिया कि वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए उसमें हम वर्ब थ्री में बदल दिया जाता है अधिकतर। ठीक, नेक्स्ट अब है फोर्थ नंबर। चौथा में क्या है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड अ अर्थ। अभी अगर हम थोड़ा सा देखें पहला सही है कि गलत है। ठीक, पहला द है, द हमारा होता क्या है, डिटर्मिनर। द हमारा क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, और जब द डिटर्मिनर है इसके बाद नाउन होगा, सन नाउन ही तो है। ठीक, क्या ये द जो लगा हुआ है वो सही है, हाँ सही है, क्योंकि सन यानी कि सूर्य, मून यानी कि मामा, चंदा मामा, सन, मून, अर्थ, है ना, ये सब क्या है, ये सब के बाद, ये सब के बाद नहीं, ये सब के पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है, क्योंकि सिंगल तो है, द सन, द मून,
द अर्थ, ऐसा लगता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि द सन है, द मून है, अर्थ है, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ जिसको हम विशेष रूप से जान रहे हो, स्पेसिफिक रूप से जान रहे हो, उसमें क्या लगता है? द लगता है। ठीक, जैसे द ताजमहल, क्योंकि दूसरा है नहीं, है ना? इसी तरह से क्या जो दूसरा नहीं है और वो लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं, बस केवल उसमें कुछ ऐसा क्वालिटी दे देना होगा जो पूरा विशेष हो। ठीक है? उस तरह में द का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ द सन है और सन सूर्य है, ठीक है, कोई बात नहीं, सूर्य एक है और उसके लिए द लगा हुआ है, तो पहला वाला हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब हम देखें तो यहाँ पे लिखा है रिवॉल्व्स, और रिवॉल्व्स का मतलब होता है घूमना, घूमता है। अच्छा, सबसे पहले बात यहाँ देखेंगे कि ये वर्ब का 5वां है, 5 है ना? क्यों है? क्योंकि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी एक और 5 में होता है वर्ब का। तो इसका मतलब है कि ये सही है, रिवॉल्व्स भी सही है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ ये तो है कि चारों ओर घूमता है। मतलब ये नहीं घूमता है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ हम सार्वभौमिक चीज़ का बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जब सार्वभौमिक चीज़ का बात कर रहे हैं तो क्या घूमता है? तो चारों ओर घूमता है, अराउंड का मतलब चारों ओर होता है, ऐसे-ऐसे घूमना होता है, सही है। यहाँ पे लिखा हुआ अर्थ, जो कि ऐसे ही गलत है, अगर कुछ लगाना होता ना, अर्थ किसी का नाम अगर होता, अर्थ अगर किसी का नाम होता, अर्थ नाम भी होता है लड़का का, तो अगर होता तो चल नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ होता ना, अगर है अर्थ, तो हम उसका अर्थ लिखते, तो इस तरह से लिखते अर्थ, और जब इस तरह से लिखते तो फिर हम बताए थे अभी कि ए अंग से लेकर अंग तक का एन आना चाहिए था, जो कि ये गलत है, क्योंकि एन आना चाहिए था, लेकिन ये गलत है, एन तो नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि अर्थ मतलब पृथ्वी का बात कर रहे हैं कि पृथ्वी चारों ओर क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है, तो अर्थ की जगह क्या हो जाएगा? द अर्थ, क्योंकि अभी हम लिखे थे द सन, द मून, द अर्थ। कोई भी चीज़ अगर एक हो तो उसमें हम क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं, इसलिए द अर्थ लगा है। ठीक है? और ये सार्वभौमिक सत्य है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ सच्चाई जो होता है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, इसलिए रिवॉल्व्स का प्रयोग है। ये भी सही है, अराउंड का मतलब चारों ओर होता है, ये भी सही है। ठीक? तो उम्मीद करते हैं ये ठीक लगा होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑप्शन डी इज राइट। बताएं अर्थ की जगह क्या होगा? द अर्थ होगा। जितने भी यूनिक चीजें होती है जो सिर्फ एक है या बहुत नामी है, उसके साथ द आर्टिकल लगता है। द सन, द मून, द गंगा, और भी कुछ हम बोले ना, वो नोट नहीं किए हैं कि किसी चीज को अगर हम स्पेसिफिक बना दे तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, उसमें द लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। वेन मयंक केम, जब मयंक आया। वेन, जब मयंक केम, मयंक आया। ठीक, केम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? केम यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म है। अगर वर्ब का पहला फॉर्म होता तो फिर यहाँ कम्स करना पड़ता। क्यों कम्स करना पड़ता हो? क्योंकि मयंक जो है वो हमारा सिंगुलर है, और जब मयंक सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब को सिंगुलर होने के लिए अभी हम बताए थे एज फॉर सिंगुलर, तो यहाँ कम्स होना चाहिए था। ठीक, लेकिन पास्ट में है तो कोई दिक्कत है नहीं, आगे कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। आई के साथ शैल लगता है, कोई बात नहीं, विल भी काम चल जाता है। और शैल हमारा क्या है? मॉडल। शैल क्या है? वो मॉडल, और मॉडल के बाद लगता है वर्ब का बेस फॉर्म, यानी वर्ब का पहला फॉर्म। तो शैल हमारा मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी वर्ब का पहला है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और जब नहीं है तो पहला सही है, पहला सही है। व्हेन मयंक केम, हाँ मयंक आया, कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा विथ हिम, किसके साथ जाऊंगा? तो विथ का मतलब यहाँ साथ है, उसके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, विथ हिम टू द सर्कस। अब द हमारा क्या है? डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर के बाद अगर एक वर्ड है तो वो हमारा नाउन होता है, और सर्कस जो है वो हमारा नाउन ही है। तो इसका मतलब ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, ये। अब सवाल यहाँ फंस जाता है कि आई शैल गो, मैं जाऊंगा। अब ये जो शैल है यहाँ अगर देखें तो ये तो पास्ट टेंस में आ गया, लेकिन यहाँ अगर देखें तो ये फ्यूचर का बात कर रहा है। लेकिन यहाँ अगर पास्ट अगर करे शूट तो ठीक नहीं है, बोल रहा है वो आएगा तब हम जाएंगे, ऐसा है। तो आप यह याद रखें कि एक वर्ब 1 और 5 अगर प्रयोग होता है तो आगे प्रयोग होता है शैल विल प्लस वर्ब 1, शैल विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। मॉडल के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही लगता है ना, यानी सिंपल प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर पीछर कर दीजिए, पीछर, है ना। तो कहने का मतलब कि ऐसा कंडीशनल सेंटेंस में तो यही तो होता है। अगर कंडीशनल सेंटेंस होता है कि पहले अगर 1 5 हो तो आगे में शैल विल प्लस वर्ब बनेगा, और यहाँ कह रहा है कि मयंक, व्हेन मयंक केम, जब आया तो मैं जाऊंगा, जब आएगा तब हम उसके साथ जाएंगे ना, और जब आएगा तब हम जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये होना चाहिए था, है ना। वर्ब सब्जेक्ट के बाद 1 5 या तो फिर शैल विल आना चाहिए था।
एक कब होता है मतलब कुल्लू मिला के सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होता है, ऐसा लगा करके उसको सिंगुलर करेंगे। तो यानी यहाँ सैल को दिया है नहीं, सैल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया है नहीं, आराम से इसको हम चेंज करेंगे कि पहला वाला वर्ब 1 और 5 में होना चाहिए भाई। तो इस कैम को हमको क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, और इस कैम को सुधार के हम करना पड़ेगा कम। क्या कम करना सही बात है? वर्ब का पहला फॉर्म कम करना सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि मयंक जो है वो हमारा एक ही लड़का है, एक ही लड़का मतलब सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब सिंगुलर होने के लिए अंत में एस लगना जरूरी है, कम्स। ठीक, तो यहाँ होगा व्हेन मयंक कम्स आई शैल गो विथ हिम टू द सर्कस। अब इसका सॉल्यूशन है ऑप्शन ए, केम की जगह क्या होगा, कम्स होगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है, मयंक सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी कम सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट अगर कोई रहे यानी वही वर्ब का 1 और 5 फॉर्म रहे तो फिर सब्जेक्ट सिंपल फ्यूचर रहेगा, है ना। यानी सिंपल फ्यूचर का मतलब वही शैल या फिर विल और प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। उसके बाद अच्छा व्हेन जब लिखा हुआ था तो वहाँ बताएं, थोड़ा सा नोट्स में इसको डाल दिए याद करने के लिए कि कोई भी सेंटेंस में अगर व्हेन लगा हो, बिफोर लगा हो, अनटिल लगा हो, अनलेस लगा हो, इफ लगा हो, तो इस सेंटेंस से शुरू हो तो उस वाक्य में हम कभी भी शैल और विल का प्रयोग नहीं आएगा, कभी भी शैल विल का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। एसएससी अधिकतर ज़्यादा सवाल इसमें फंसाया करता है। कौन कौन है? व्हेन है, बिफोर है, अनटिल है, अनलेस है, इफ है। when before until unless if, 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 ये सभी के साथ कभी भी शैल विल नहीं आता। हाँ, बाद वाले सेंटेंस में अगर उसके अगले वाला सेंटेंस में शैल विल आ गया, आएगा, है ना, उसका अगले सेंटेंस में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी के तुरंत जस्ट बाद व्हेन के साथ, बिफोर के तुरंत बाद, व्हेन के तुरंत बाद, until unless if, इसके तुरंत बाद शैल विल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। थोड़ा काला देख रहे होंगे, है भी, ऐसा नहीं है कि गोर है ना? काला देख रहे हैं क्योंकि इसका जो बोर्ड का है ना, ये थोड़ा ज़्यादा लाइट मार देता है, तो ऊपर वाला लाइट थोड़ा कम पड़ जाता है। लाइट वाइट लगाना है अभी धीरे-धीरे करेंगे, है ना? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई देखिए, है ना? ये बतासा जैसन तो है नहीं, है ना? काला जामुन जैसा दिखते हैं, कोई बात नहीं। In course by time, he was wise enough to realize the mistakes of his past life. देख लेते हैं सही है कि नहीं। इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ सॉरी इन कोर्स बाय टाइम लिखा हुआ है, वो हो जाता है कभी कभी इन कोर्स ऑफ टाइम। अब सबसे पहले देखें, एक फ्रेजल वर्ब होता है और उस फ्रेजल का मतलब होता है, खाली फ्रेजल वर्ब लिख देते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं क्योंकि ब्लू है यहाँ पे, है ना। कोर्स ऑफ टाइम लिखते हैं, थोड़ा साफ साफ लिख देंगे, कोर्स ऑफ टाइम। मेटोनिया बड़े मस्त है, एक अटी घासते हैं सट से आ जाते। कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है, लिख दे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, क्या होता है, के दौरान, के दौरान। और ये जो वर्ड है, ये जो है वो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है। और ये जो फ्रेजल वर्ब है इसमें याद रखना है कि कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है ड्यूरिंग। कोर्स ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग, यानी के दौरान होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ गलत लिखा हुआ, क्यों गलत लिखा हुआ, क्योंकि एक फ्रेज और इडियम ही ऐसा होता है कि जैसा लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। कास्ट पिरल्स बिफोर द स्वाइन अगर लिखा है तो वही लिखेंगे, कास्ट पिरल्स आफ्टर द स्वाइन नहीं लिखेंगे, मतलब वही भैंस के आगे बिन बिन्ना बजाना, बिन बजाना, है ना, ऐसा। तो भैंस के कास्ट पिरल्स बिफोर द स्वाइन ऐसा कर देंगे, कास्ट पिरल्स आफ्टर द स्वाइन, तो ये गलत हो जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाते हैं मुंह पास, अब पाछे जाके करेंगे पौ 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 पौ, तो वो कर तो पौक और बाद धुआं लगेगा पूरा पूरा काला हो जाके निकल जाएंगे आगे, है ना। तो वही होता है, तो कोर्स ऑफ टाइम मतलब ड्यूरिंग, के दौरान, ठीक है। तो कोर्स ऑफ टाइम एक फ्रेज है और ये फ्रेज को याद रखना होगा, आप लिख लें कोर्स ऑफ टाइम, है ना। नोट्स आगे आगे मिलेगा इसका ना, नोट्स मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑफ। अच्छा छोड़ो, ब्लू कलर में लिख देते हैं ना, ये ठीक, इस बाय की जगह क्या होगा, ऑफ। नहीं, अब आप लोग का सवाल के सवाल आप ये भी बोले थे, आगे गलत क्यों नहीं है ये बताइए, कोई बात नहीं। ही हमारा क्या, सिंगुलर, और सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। और वर्ब हमारा सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस लगता है, वाज लगा हुआ है, हाँ सही है। तो इन कोर्स ऑफ टाइम ही वॉज वाइज इनफ, वो क्या था, वाइज इनफ, उतना तो बुद्धिमान था ही, उतना तो बुद्धिमान था ही। अब थोड़ा सा यहाँ कहानी समझ लेते हैं कि ये सही प्रयोग हुआ है कि नहीं। वाइज है, वो बुद्धिमान लड़का है, कैसा लड़का है,
बुद्धिमान लड़का, हम अभी बताएं कि जो कैसा कैसी का जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, और जब एडजेक्टिव होता है तो वाइज हमारा एडजेक्टिव है, और इनफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब इनफ मतलब एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग होता है, ये भी सही है कि एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग होता है। सवाल लिखा हुआ था और कुछ भी प्रयोग होता है का? हाँ होता है। जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ पे लिखे हैं इनफ, यहाँ लिख दिए इनफ, ये है इनफ। अभी अगर हम बोले कि हम बोले एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के बाद क्या प्रयोग होता है? इनफ का प्रयोग होता है, लेकिन 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 नाउन के पहले प्रयोग होता है, नाउन के पहले प्रयोग होता है। या तो इस तरह से याद रख सकते हैं, और नहीं तो सबसे आसान तरीका यही है याद करने का। अगर नहीं याद हो रहा होगा तभी हम याद करा देंगे, गारंटी है ना। अच्छा, अगर ऐसे लिख लेते हैं, फिर एडजेक्टिव के बाद क्या प्रयोग होता है? एडजेक्टिव प्लस इनफ आता है, और नहीं तो फिर इनफ प्लस नाउन आता है, इनफ प्लस नाउन आता है। ठीक, तो यहां वाइज जो हमारा एडजेक्टिव है कैसा है? बुद्धिमान है, तो एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए इनफ, तो एडजेक्टिव के बाद ही तो इनफ है। लेकिन सवाल याद नहीं होता है सर, भुला गड़बड़ा जाएंगे, 100% हम गड़बड़ा जाएंगे कि हिंदी माध्यम का है ना, तो याद नहीं रहता, क्या करें? तो ऐसे याद रखते हैं, अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? ABCD में ए। अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? ABCD में ए ही तो आता है, तो ए आता है, तो ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? ए के बाद से ई। अल्फाबेट में अगर देखें तो ये आता है, उसके बाद ला एन तो बाद में आता है, तो AEN याद रख सकते हैं कि नहीं याद रखते? AEIOU नहीं होता, AEN है ना। इसका मतलब एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा और इनफ के बाद नाउन आ जाएगा। हो तो गया कि एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है और फिर नाउन के पहले भी आ जाता है इनफ। याद रख सकते हैं ना, अल्फाबेट के अनुसार से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सही हो गया, इनफ तक अभी सही हुआ है। और जब इनफ तक सही हुआ उसके बाद टू के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म, और टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म दिया है टू रियलाइज। अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक सही है। ठीक, अगर इसी के साथ टू के साथ अगर बी होता और बी के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म होता ना, तो हम कहते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में, और ये जो सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में। मजा आ रहा है ना? चलिए, तो यहाँ टू रियलाइज है, सही है, क्योंकि पैसिव में है ही नहीं, सेंटेंस एक्टिव में है, तो यहाँ तक सही हो गया। आगे अब क्या लिखा हुआ? द मिस्टेक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। द मिस्टेक्स, अब ये मिस्टेक्स हमारा क्या है? ये मिस्टेक्स जो है वो हमारा नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर अभी बताएं कि ए एन दा होता है, और इसके बाद एक वर्ड और आता है, तो वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके लाइफ का है? तो अपने बीते हुए लाइफ का है, तो ऑफ हिज पास्ट लाइफ, ऑफ हिज पास्ट लाइफ। अब आप लोग बताइएगा कि ये हिज है, वो हमारा क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो हम कहेंगे कि ये जो हिज है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अभी बताए थे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, प्रोनाउन के साथ नहीं होता। तो अगर प्रोनाउन होता तो यहाँ नहीं होता नाउन, लेकिन यहाँ पास्ट लाइफ दिया है। पास्ट लाइफ का मतलब बीते हुए लाइफ का, लाइफ तो नाउन ही है, तो कोई बात नहीं, पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है, ऑफ हिज पास्ट लाइफ, अपने पास्ट की जिंदगी के बारे में नाउन जैसा वर्क तो कर रहा है ये, नाउन जैसा वर्क। आगे बढ़े। अब थोड़ा इसका हिंदी कर देते हैं, है ना, कभी कभी तकलीफ हो जाता है लोगों को हिंदी करने में। लोगों को क्या, हमको भी कभी कभी तकलीफ हो जाता था पहले कि साला कैसे करें, खूब दिमाग खराब हो जाता। सब सोचते थे कि अगर अंग्रेजी का हिंदी करना सीख गए तो हम तो अंग्रेजी सीख जाएंगे ना। गलत है ना, एकदम गलत। हम कभी भी देख रहे हैं कि हिंदी है कि नहीं है, हम खाली ग्रामर से खेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इन कोर्स ऑफ टाइम उस समय के दौरान ही वाज वाइज इनफ, वो उतना बुद्धिमान तो था ही कि टू रियलाइज, कि वो महसूस कर सके द मिस्टेक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ, अपनी बीती जिंदगी में जो गलती किया था उसका तो इतना तो उस टाइम उसके पास दिमाग था कि वो गलती का महसूस कर सकता था, है ना। अब यहाँ है ऑप्शन ए है कोर्स ऑफ टाइम फ्रेज है, जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग, के दौरान। ठीक, ये आप नोट्स कर सकते हैं, इसको नोट कर ले। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुम्हें कभी आश्चर्य हुआ है? वेयर डज ऑयस्टर्स कम फ्रॉम, कि ऑयस्टर जो है, ये ऑयस्टर क्या है बताते हैं। ये ऑयस्टर जो है समुद्री जीव है, ठीक है, समुद्री जीव है। ठीक, तो हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी तुम्हें आश्चर्य हुआ? ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड। अब थोड़ा सा अगर देखें तो हम बोले थे अभी कि एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तो ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड, तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है और हैव के साथ है, इसका मतलब ये सही है, इसके कारण से ये सही हो गया है। ठीक, यू एवर वंडर्ड, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुम्हें कभी आश्चर्य हुआ है?
ठीक, यहां तक सही हुआ। इस सेंटेंस के कारण ये वंडर्ड सही हुआ। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुम्हें कभी आश्चर्य हुआ? वेयर डज ऑयस्टर्स कम फ्रॉम, कि कहां से ऑयस्टर्स आते हैं। अब थोड़ा सा देखें, वेयर का मतलब होता है यहाँ कहां, यहां बोल रहा है कि कहां, यहां वेयर मतलब जहां नहीं है ना, कि कहां से वो आते हैं, वेयर डज ऑयस्टर्स। अच्छा, बात किसका कर रहा आने का, ऑयस्टर्स का, कि ऑयस्टर्स कहां से आते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, ये यहां पर तो एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट पूरा खत्म हो गया है ना। यू हैव वंडर्ड, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब, ये तो खत्म हो गया, तो दूसरा चल रहा है, वो तो दूसरा चल रहा है ना। और जब दूसरा चल रहा है तो इन्हें गोली मारते हैं, मर पछवाड़ा में गोली ऐसा मार के साला पूरा सोच हो जाए, कहानी खत्म कर देते हैं इसका। अब आगे चलते हैं, वेयर कहां से आते हैं, कहां से आते हैं ये लोग, है ना। तो इसका मतलब वेयर डज ऑयस्टर्स, अब ऑयस्टर्स जो है वो एक समुद्री जीव है, एस लगा हुआ है, ये तो हमारा नाउन ही है ना। ऑयस्टर्स कोई जीव है, इसका मतलब नाउन ही है। और जब नाउन है तो इसका मतलब एस लगा हुआ है, और ये एस लगा हुआ है तो इसका मतलब प्लूरल। और जब प्लूरल होता है तो वर्ब को प्लूरल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, वर्ब को जब प्लूरल करते हैं तो इसका मतलब उसमें एस नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि एस लगने के बाद तो सिंगुलर हो जाता है। और ऑयस्टर्स हमारा जो है वो प्लूरल है, और हमको फिर प्लूरल वर्ब चाहिए, लेकिन प्लूरल वर्ब होने के लिए उसमें एस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो एस लिखा हुआ, क्योंकि डज ऑयस्टर्स लिखा हुआ ना, ऑयस्टर्स के लिए तो ही आया है। और जब ऑयस्टर्स के लिए ही आया है तो फिर ये डज कैसे होगा, ये तो डू होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारा है तो डू होगा। अगर यहाँ तो एक ऑयस्टर होता ना, अगर एस को हम यहाँ हटा देते हैं, अगर एस को इसको गोली मार देते हैं, ऐसे हटा देते हैं, तब यहाँ डज सही था, है ना, वेयर डज ऑयस्टर। लेकिन यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी हमको प्लूरल देना होगा, और वर्ब प्लूरल करने के लिए उसमें ऐसा हटाना पड़ेगा, तो हम एस हटा देंगे। अब ई भी तो हट जाएगा ना, डू हो जाएगा। कम फ्रॉम, कहां से आते हैं ऐसे लोग, है ना। तो कम फ्रॉम, फ्रॉम मतलब वही छोड़ के कहां से आते हैं। तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि ये गलती क्या था। नेक्स्ट, इसका यहाँ पे लिखा है कि ऑप्शन सी इज राइट, डज के जगह डू हो, क्यों, क्योंकि ऑयस्टर्स यानी प्लूरल नाउन है, जो उसके साथ डू प्लूरल वर्ब होगा। आगे, द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर, द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर, द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर, साहित्य का ये जो वर्तमान स्थिति है, इसका मीनिंग तो ये है ना कि द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर। यह सही है, द करंट स्टेट, द करंट स्टेट। इस देखिए, हम हमेशा बार बार यही चीज बोला करते हैं ना, कि थोड़ा सा रहता है, थोड़ा टफ बना देता है खाली लैंग्वेज, रहता आसान है। ऑन द इफिकेसी, इफिकेसी का मतलब प्रभावकारिता, अंडर कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक के अंदर प्रभावकारिता, इफिकेसी का मतलब प्रभावकारिता, ठीक, प्रभावकारी या प्रभावकारिता। और ये कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, ठीक। हम बोल रहे हैं कि संज्ञानात्मक के अंदर प्रभावकारिता या संज्ञानात्मक की प्रभावकारिता, होना चाहिए था संज्ञानात्मक की प्रभावकारिता, संज्ञानात्मक की प्रभावकारिता होना चाहिए था। तो यहां लिखा एफिकेसी अंडर कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक के अंदर कौन सी होगा, संज्ञान का प्रभाव होता है, संज्ञान का प्रभाव, संज्ञान के अंदर प्रभाव होता है क्या, नहीं, तो संज्ञान का प्रभाव, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपट लग रहा होगा आप लोगों का, है ना। तो यहाँ अंडर के जगह क्या होगा, ऑफ का प्रयोग करेंगे, है ना। अच्छा, किसके लिए है ये, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के लिए, फॉर इंडिविजुअल्स, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, विद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब चिंता जो होता है ना, जिसको एंजाइटी जिसको होता है, चिंता जनरलाइज किया है। मात्र एक यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, मतलब मात्र एक लास्ट उपाय वही है उसका, कि क्या किया जाए, उसका जनरलाइज मतलब ये थेरेपी किया जाए, कौन सा थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी किया जाए मानव चिंता का, ये लास्ट ऑप्शन है किसका, तो लिटरेचर की साहित्य की स्थिति ऐसा बताता है, लिटरेचर की साहित्य की स्थिति ऐसा बताता है कि संज्ञानात्मक की प्रभावकारिता जो है वो मात्र एक लास्ट ऑप्शन है उसका, बिहेवियर थेरेपी, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता का लास्ट ऑप्शन यही है कि उसको कैसे करें, ठीक, ठीक है। तो यहां था कि इफिकेसी ऑफ कॉग्निटिव होना चाहिए था, अंडर कॉग्निटिव दे दिया था, थोड़ा सा लग रहा होगा इसमें टफ। अब 10 गो में तो एगो रह जाता है ना। और जो बोलता है ना कि सर टफ लाइए, टफ लाइए, अरे टफ नहीं, पढ़ लो इसको, है ना। इसका हिंदी कितना खतरनाक है, संज्ञानात्मक की प्रभावकारिता, है ना। उसके बाद फिर एनेक्सिटी, चिंता, ये क्या है, प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, लास्ट अंतिम उपाय। इसमें ग्रामर का ज्यादा तो फर्क है, इट हमारा क्या है, इट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए इज लग करके यह क्या आया, सिंगुलर आया। दैट सजेस्ट्स दैट इट इज अप्रोमाइसिंग, अप्रोमाइसिंग मतलब एक अंतिम उपाय, एक अंतिम, है ना, ट्रीटमेंट ऑप्शन है, अंतिम
उपाय है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर की जगह ऑफ हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि साला नहीं हिंदी नहीं समझ में, आप क्या बताएं, हड़बड़ी में हड़बड़ करके निकल गए, आप थोड़ा बताइए, कोई बात नहीं। अब इसमें थोड़ा सा आगे करते हैं कि अंडर की जगह क्या होगा, ऑफ होगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रभावशीलता मतलब होता है ऑफ इफिकेसी होना चाहिए ना, वहां लिखा हुआ है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रभावशीलता, है ना, मतलब, तो कहने का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे लिख दिए हैं ऑफ इफिकेसी होना चाहिए, संज्ञानात्मक की प्रभावकारिता होना चाहिए था ना। अरे सॉरी, हम सोचे थे उसका हिंदी करके पीडीएफ में लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, एक बार हम हिंदी बता ही देते हैं फिर। द करेंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर, स्थिति साहित्य की जो वर्तमान स्थिति है, ऑन द एफिकेसी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी की संज्ञानात्मक की प्रभावकारिता प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता जो होता है, डिसऑर्डर जो हो जाता है, इधर उधर जो होता है, वो मात्र एक, क्या लिखा हुआ है, दैट इट इज अ प्रोमाइसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, मात्र एक लास्ट उपाय, अंतिम ऑप्शन, सॉल्यूशन उसका है, अंतिम उपाय है, ऐसा, ठीक। आगे, पूनम यूजुअली सिट्स इन अ फर्स्ट रो इन द वीकेंड कॉन्फ्रेंस हॉल एवरी वीक। सबसे पहले देखें कि पूनम यूजुअली सिट्स, वो हमेशा बैठा करती है, यूजुअली का मतलब ऑलवेज कर सकते हैं इसको, वो हमेशा बैठा करती है ना, अक्सर बैठा करती है, तो यूजुअली का मतलब ठीक है हमेशा, तो पूनम यूजुअली सिट्स, हमेशा बैठा करती है, और जो काम प्रत्येक दिन होता है ना, उसमें भर एक और पांच का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी पूनम हमारा क्या है, पूनम एक ही लड़की है ना, और एक ही लड़की है, इसका मतलब नाउन जो हमारा सिंगुलर है, जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंत में एस लगा होना चाहिए, तो पूनम यूजुअली सिट्स, पहला सही हो गया, हो अक्सर बैठा करती है। कहाँ बैठा करती है, तो पहला रो में सही है, क्योंकि पहला रो में का बात किया है, ये सही है, ठीक। और जब ये सही है तो लिखा अ फर्स्ट रो, अ फर्स्ट रो इन द वीकेंड, इन द वीकेंड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ फर्स्ट रो, ये जो अ है, ये फर्स्ट जो है वो हमारा ऑर्डिनल नंबर है, और अच्छा नंबर कितना होता है, थोड़ा सा लिख देते हैं, नंबर 3 गो होता है, चल ठीक है, यही कलर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। 3 नंबर होता है, ऑर्डिनल, कार्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डर में होता है, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट बोल दिए, शॉर्टकट लिख रहे हैं, सेकेंड बोल दिए, थर्ड बोल दिए, ये सब जो हमारा है वो ऑर्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर जो कार्ड में लिखा रहता है, कार्ड में लिखा रहता है का मतलब क्या होता है, 1 2 3, ये सब हमारा क्या, कार्डिनल। मल्टीप्लिकेटिव नंबर मतलब क्या होता है, सिंगल, डबल, है ना, ट्रिपल, चौपल, ये सब हमारा क्या, मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। यानी कहने का मतलब यहां इसलिए बता रहे क्योंकि ऑर्डिनल नंबर के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ऑर्डिनल नंबर के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इस कार्डिनल और इस मल्टीप्लिकेटिव नंबर के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, इस ऑर्डिनल और कार्डिनल के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये हमारा ऑर्डर बताता है, ऑर्डर बता रहा है, तो इसका मतलब दा होना चाहिए, नहीं बोलता तो कौन सी फर्स्ट, तो सेकेंड, दा लगेगा, द फर्स्ट, द सेकेंड, तभी तो बोलते हैं द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलना, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिलना, द फर्स्ट महिला वर्ग को ढाकना, ये सब बोलते हैं ना। तो जब भी हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, उसके ऑर्डिनल नंबर के पहले दा लगता है, और जब ऑर्डिनल नंबर के पहले दा लगता है तो लगा दी, उसके बाद कार्डिनल, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव होता है, उसके पहले तो लगता नहीं है, तो यहाँ अ फर्स्ट रो की जगह क्या होना चाहिए था, द फर्स्ट रो, क्या होना चाहिए इसमें, द फर्स्ट रो, तो यहाँ होना चाहिए द फर्स्ट रो इन द क्लास वीकेंड, इन द वीकेंड, वीकेंड कॉन्फ्रेंस में हॉल एवरी वीक का मतलब होता है प्रत्येक सप्ताह, तो गलती कहाँ था पता लग गया ना, तो दिक्कत नहीं हो रहा, आगे बढ़े। अच्छा, इन आ के जगह इन द फर्स्ट रो होगा, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकेंड ईटीसी के पहले दा लगता है, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव नंबर के पहले दा नहीं लगता, ये लिख दिए कार्डिनल ऑर्डिनल। हालांकि ये थोड़ा सा हम, ये कार्डिनल यहाँ आना चाहिए, ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर बनता है ना तो वही हिसाब से बनता है, ठीक है। आई हैव बाउट फर्स्ट टू सिंगल, ऐसे करके बनता है, आई हैव बाउट ऐसे लिख देते हैं, आई हैव बाउट फर्स्ट टू सिंगल रूम, आई हैव पिन, हाँ आई हैव बाउट कर सकते हैं, आई हैव बाउट फर्स्ट 1 टू सिंगल रूम, ऐसे कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं कि OCM ये हमेशा
सीक्वेंस में होगा। ये हमेशा क्या होगा, सीक्वेंस में होगा। ये ऐसे लिखते हैं ना, आई हैव बाउट फर्स्ट सिंगल रूम लिख दे, फर्स्ट सिंगल रूम, सिंगल रूम। तो पहले क्या आया, सी, उसके बाद एम, ये होता है ओसीएम होना चाहिए। फिर अगर फर्स्ट सिंगल, तो ये गलत लिख दिया हम, सॉरी, अरे यहाँ गलत लिखा हुआ, हम अपना वाला चलते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ यहाँ चलते हैं। अब लिखेंगे आई हैव बाउट वन सिंगल रूम, वन सिंगल रूम, मैंने एक सिंगल रूम खरीदा है। ठीक, तो पहले क्या आया सी, बाद में क्या आया एम। और अगर ये डायरेक्शन यही होना चाहिए ओसीएम का, या फिर लिखते आई हैव बाउट द फर्स्ट वन सिंगल रूम, तब लिख लेते हैं। मतलब कुल मिला के यही होना चाहिए। अगर नंबर तीनों प्रयोग हुआ ना, तो नंबर ओ सी एम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वहां गलत लिखा था इसलिए बार बार मिस्टेक हो जा रहा था। नेक्स्ट हाँ, तो ये आप क्या करें कि ऑर्डिनल को इधर और कार्डिनल को इधर कर दें। ठीक है, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ये तो बोलने से हम तो अभी बता रहे थे कि ऑनेस्टी, ठीक है, इज, ऑनेस्टी इज, उसके बोलते कितना आदमी बोलता है ऑनेस्टी इज, उनको सबसे इजी सवाल यही था सेट में, अ बेस्ट पॉलिसी नहीं, द बेस्ट पॉलिसी। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है ना बेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ऑप्शन सी इज राइट, ए की जगह द होगा, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है जिसके पहले द का प्रयोग होता है। अब ये था 10। ठीक, आप इसमें देखे होंगे कि कितना ग्रामर ये इसमें खेल किया। मतलब हमको लगता है कि क्वेश्चन 10 था, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि इसमें 50 से कम ग्रामर नहीं सीखे होंगे हम, है ना? एक-एक चीज़ तोड़-तोड़ करके देखें कि क्या है। तो इस तरह से अगर एरर छाँटेंगे ना, तो रद्दी कर देंगे एरर को, पेपर रद्दी करके आ जाएंगे, है ना? पूरा एकदम तहलका मचा देंगे अगर इस तरह से करेंगे तो। धीरे-धीरे सीखेंगे, ये बेसिक से हाई लेवल तक लेकर के चला जाएगा हमको। बेसिक से हाई लेवल, क्योंकि वही चीज़ तो बताते हैं, एकदम बेसिक से लेकर के एकदम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हाई होकर के तो बता देते हैं, बताते चलते हैं। अगर 2024 का चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे कोई भी ग्रामर ग्रामर होता है, ऐसा नहीं कि बैंक का क्लोज़ टेस्ट लाइए। अरे! बैंक का क्लोज़ टेस्ट ला सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रामर सीखिए यहाँ से, भरना कैसे वो छाँटिए, है ना? हालाँकि बैंक वाला तो बहुत लंबा-लंबा होता है ना? और वास्तविकता में उसको बताने में कम से कम 1 घंटा समय लगेगा जिस तरह से हम बताते हैं। 1 घंटा लग जाएगा, और उसको 1 घंटा में इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम लाइट का इंतज़ार करते हैं, आएगा तभी बनाएँगे, है ना? बाकी इन्वर्टर-विन्वर्टर तो है ही नहीं, लाइट है तो बनेगा। लाइट अगर कट जाएगा ना, तो टी सब कुछ अचानक बंद हो जाएगा। एगो खाली बोर्ड के लिए छोटा-सा बैटरी रखें ताकि अचानक बंद ना हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। हम ही जैसे आदमी 2 लाख खराब हो जाएगा, तो मुश्किल है, बर्बाद हो जाएगा 2 लाख, तो हम ही खुद बर्बाद हो जाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब इतना देखे होंगे तो अच्छा ज़रूर लगा होगा, है ना? और नहीं लगा होगा तो फिर स्वतंत्र है आप इस बात से कि आपको क्या करना है, हम तो पहले ही बोले। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।